नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एलबीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं राजेश रत्नू और आज हम सोल्व करने वाले हैं नीट 2025 का फिजिक्स का पेपर। और अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है, देखिए, माइक्रोस्कोप से। आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है द ऑब्जेक्टिव लेंथ, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ। आपको फोकल लेंथ दे रखी है एफ ओ, जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। और आईपीस की जो फोकल लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर, एफ ई। और जो ट्यूब लेंथ है वो दे रखी है 40 सेंटीमीटर। अब इसकी आपको निकालनी है मैग्निफिकेशन पावर। तो जो मैग्निफिकेशन पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम एल अपॉन एफ ओ इंटू डी अपॉन एफ ई। आपको सारी वैल्यू दे रखी है। डी की जो वैल्यू दे रखी है वो है 25 सेंटीमीटर। जब आप इसमें ये वैल्यू पुट करोगे तो ये है 40 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 इंटू 25 डिवाइड बाई 4। तो ये हो जाएगा आपका 20 और ये होगा 5। तो आंसर आएगा इसका 125। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है, 125। अब अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको बोला गया है, देखना इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास और चार्ज दे रखा है, जिसकी स्पीड जो है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ये है। और बोला गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है, तो उसपे जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा आपका कितना, क्यू वी बी। और इस क्वेश्चन में ये भी बोला है कि इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। और बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब उस पर जितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उतना ही क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी कि दोनों को इक्वल करना है। जैसे मान लो इधर मान लिया मैंने मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रॉन इधर इंटर हो रहा है, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो आपकी ओर लगेगा। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो आपकी ओर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स मान लेते हैं इधर लग रहा है आपकी ओर, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो दोनों फोर्स को इक्वल करना है। आसान सा क्वेश्चन है ये। देखिए, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा आपका क्यू वी बी और इसको बराबर करेंगे अपन किसके, इलेक्ट्रिक फोर्स के। चार्ज की वैल्यू यहाँ ई है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपसे पूछा गया है, देखिए, आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। देखो, स्पीड दे रखी है आपको c इंटू 100 और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁴। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा यहाँ से, सी की वैल्यू इसमें पुट करोगे 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 100 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 27 इंटू, इसको सोल्व करेंगे ये 6 बचेगा तो 2 आ जाएगी, 10⁻² वोल्ट अपॉन मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 27 इंटू 10⁻² वोल्ट अपॉन मीटर। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका एनएलएम से। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं पहले अपन, कि आपको दे रखी है दो इंक्लाइंड सरफेस है इस टाइप से, और जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है दोनों का वो कितना है, 45। एक सरफेस आपकी कैसी है, स्मूथ सरफेस है, और दूसरी सरफेस कैसी है, रफ सरफेस है। और बोला गया है कि अगर मान लो इसमें टाइम टी लग रहा है, इस ब्लॉक को नीचे आने में अगर टाइम टी लग रहा है तो दूसरे वाले में आपको डबल टाइम लगेगा। यानी कि इतना टाइम लगेगा 2t। देखिएगा, ये वाली जो सरफेस है, ये इंक्लाइंड सरफेस जो है वो कैसी है, रफ सरफेस है, और ये आपका ब्लॉक रखा होगा। यहां अगर अपन बात करें तो डायरेक्ट आप एक्सलेशन की वैल्यू याद कर सकते हो। ए जो होगा वो होगा जी साइन थीटा,
और अगर इसमें रफ सरफेस है तो बेटा इसमें क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। तो इस कंडीशन में आपका जो एक्सीलरेशन आएगा वो आएगा ए डैश जी साइन थीटा माइनस म्यू जी और कॉस थीटा, ये लगेगा। और जो टाइम होता है, और आपको दे रखा है कि ये वाली जो लेंथ है ये है आपकी एल, तो जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा टी। इस वाली सरफेस के लिए लेंथ होती है 2l अपॉन जी साइन थीटा, ये टाइम लगेगा। और दूसरे वाले में जो आंसर होगा वो होगा 2t 2l अपॉन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी और कॉस थीटा। अब पूछा क्या गया है, देखो आपसे पूछा गया द कोफिशिएंट ऑफ, आपसे पूछा गया है भाई कि जो कोफिशिएंट है वो कितना है। अब अगर आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो देखो यहां मैं t की वैल्यू पुट कर देता हूं। जब t की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2l जी साइन थीटा बराबर हो जाएगा 2l जी साइन थीटा माइनस म्यू के और जी कॉस थीटा। जब आप दोनों इक्वेशनों को सोल्व करोगे तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। आसान है, आगे आप सोल्व कर सकते हो, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या कर दोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, फोर्थ वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका वर्क पावर एनर्जी से है, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, आपको बोला गया है कि दो कार है ए और बी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है आपको, और बोला गया है कि ब्रेक लगाएंगे, और तो ब्रेक लगाने के बाद वो क्या होगी, रुकेगी। पहली वाली जो कार है वो रुक रही है आपकी 1000 मीटर पे, और दूसरी वाली जो कार है वो रुक रही है 1500 मीटर पे। तो अपन इस क्वेश्चन में क्या लगाते हैं, देखो आपसे पूछा गया है फोर्स का रेशियो, फोर्स का रेशियो पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जब ब्रेक लगेंगे तो उसकी फाइनल जो एनर्जी आएगी, सॉरी फाइनल जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, जीरो, या ऐसे बोल दो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, जीरो। तो अपन इसमें लगा सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल होगी किसके, वर्क डन के। आसान सा क्वेश्चन है, क्या लगा देंगे इसमें, डेल्टा के जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, वर्क डन के। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, एक का दे रखा है 1000 और दूसरे का कितना है 1500। तो देखो पहले की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, 100 है, 100 है, और ये हो जाएगा आपका एफ ए, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है वो कितना है, 1000 है, तो यहां आ जाएगा 1000। अगले वाले की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 225, और एफ बी आ जाएगा ये, और ये दे रखा है 1500। तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, देखो ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, और ये इसको अगर आप इससे कैंसिल करोगे तो ये शायद ये जाएगा 115 से, ठीक है, और ये यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आया आपका, जो एफ ए अपॉन एफ बी जो है उसका रेशियो आ जाएगा 2/3। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट से, और इसमें आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। देखिए जैसे अगर मैं इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस की बात करता हूं, आपको पता होगा कि व्हीटस्टोन का कंसेप्ट क्या होता है कि P अपॉन Q जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, R अपॉन S के। अगर ऐसा होता है तो बीच वाली ब्रांच से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, आप इसको आसानी से हटा सकते हैं। तो देखिए देखते हैं कि P अपॉन Q है या नहीं। देखो ये ऊपर आ जाएगा 5/3, और ऐसे अगर मैं इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो ये भी कितना है बेटा, ये भी कितना आपका 5/3। इसका मतलब इस बीच वाली ब्रांच को आप यहां से हटा सकते हो। जैसे ही आप इस बीच वाली ब्रांच को यहां से हटाओगे तो देखो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, और कितने होंगे, 5 और 3 कितना होता है बेटा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ऐसे अगर इन दोनों को अगर आप सोल्व करोगे, ऐड करोगे, क्योंकि ये सीरीज में हो गए, अब जैसे ही इस रेजिस्टेंस को आप हटाओगे बीच वाले को तो ये किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो ये हो गया आपका कितना, 4, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 8। अब ये 8 और ये 4 दोनों किसमें है,
ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इन दोनों को अपन सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, देखो 8 इंटू 4 डिवाइड बाई 12, तो कितना हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 12, यानी कि ये हो जाएगा 8/3। कितना हो गया 8/3। अगर आपने इस पूरे को सोल्व कर दिया और यहाँ एक रेजिस्टेंस बचा है, अब आपका कितना 8/3। अब देखो यहां से चले आप बैटरी से, इस पूरे सर्किट को आपने सोल्व कर दिया, ये 1/3, 8/3, 1.5 और 5.5, ये सारे के सारे अब किसमें है, सीरीज में है, तो सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। देखो 8/3 प्लस 1/3 और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा ये। अब इसको अगर आप सोल्व करते हो, जैसे एलसीएम आ गया 3, ये कितना हो गया 8 प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 21, तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस आ गया 30 डिवाइड बाई 3 यानी 10 ओम। ठीक है भाई, आसान क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है। इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है आपका वो आ गया 10 ओम। कितना आ गया 10 ओम। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है करंट पूछी गई है, तो करंट के लिए आपके पास अगर रेजिस्टेंस आ गया और वोल्टेज है तो अब तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब इसमें ओम्स लॉ लगा देंगे, वी कितना है 5 और आपका रेजिस्टेंस कितना आया 10 और आपकी करंट आ जाएगी कितनी, इसको डिवाइड कर लोगे आप 10 से तो आंसर आ जाएगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूं। देखो अब इस क्वेश्चन में ये बोला है कि यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, जैसे ये मान लो ये आपका कोई सर्कल है वर्टिकल और इस पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है वो है v नॉट। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये। और आपसे बोला है कि इस पॉइंट पे इसमें टेंशन क्या हो जाती है 0, ये लिखा हुआ है यहाँ पे ये कि बोला है कि इस पॉइंट P पे इसकी जो टेंशन है इस वायर में वो कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसको बोला गया कि ये v है, कितनी है v। आपसे पूछा है द रेशियो ऑफ v एट पॉइंट P एंड इनिशियल, आपसे ये पूछा है कि v अपॉन v नॉट क्या होगा। अगर देखना जब अपन थ्योरी में पढ़ते हैं तो अपन एंगल जो है वो वर्टिकल से लेते हैं, ये वाला एंगल लेते हैं, लेकिन इसमें इसने थोड़ा सा गेम खेला है, ये आपका जो एंगल है वो कहां से दे दिया हॉरिजॉन्टल से, तो मैक्सिमम लोगों का जो आंसर है वो क्या आ गया, गलत आ गया। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई 90 माइनस थीटा। अब इसके डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे अपन कि अगर इस पॉइंट पे टेंशन आपकी 0 होती है तो आपकी जो वेलोसिटी होगी उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अंडर रूट, ये लेंथ आपकी एल है, आंसर आएगा जी एल कोस थीटा। क्या होता है जी एल कोस थीटा। और थीटा अपन जब सोल्व करते हैं, ये जब फॉर्मूला करते हैं तो एंगल लेते हैं वर्टिकल से, इसने जो थीटा दिया है वो कहां दिया है हॉरिजॉन्टल से दिया है, तो वो ऊपर से जब एंगल लेंगे तो वो कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ आपको पुट करना पड़ेगा बेटा 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगी वेलोसिटी आपकी जी एल साइन थीटा। ये आपकी वेलोसिटी आ गई इस पॉइंट पे अगर टेंशन 0 हो जाती है। और जो नीचे वाली जो वेलोसिटी है v नॉट, उसकी अगर अपन बात करते हैं तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये होता है 2gl प्लस 3gl और cos थीटा। फिर से थीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे 90 माइनस थीटा, तो जैसे आप 90 माइनस थीटा पुट करोगे तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा, ये हो गया आपका साइन थीटा। अब आपसे पूछा है कि इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। देखो आंसर जो आएगा वो पूछा गया है कि v अपॉन वी नॉट, ये वैल्यू यहां रखो, अंडर रूट, ये भी अंडर रूट में चल रहा है, क्या हो जाएगा देखो 2gl प्लस 3gl साइन थीटा। अब आप इसको आसानी से आगे सोल्व कर सकते हो। देखिए क्या होगा, देखो सारे g और l कैंसिल हो जाएंगे, यहां से ये जो g और l है ये सारे क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर क्या बचेगा देखो v अपॉन वी नॉट, ऊपर आ गया आपका क्या साइन थीटा, ऊपर क्या आ गया साइन थीटा
और नीचे क्या बचा है 2 प्लस 3 साइन थीटा, 2 प्लस 3 साइन थीटा, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2। तो कौन सा आंसर आएगा इसमें, फोर्थ आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, बस इसने थोड़ा सा क्या किया, जब अपन क्लास में करते हैं तो अपन एंगल लेते हैं वर्टिकल से थीटा, लेकिन इसने कहा दिया है हॉरिजॉन्टल से। बस ये ध्यान रखना था आपको कि इसमें आपको जो एंगल है वो थीटा ना रख के क्या रखना पड़ेगा 90 माइनस थीटा। तो काफी लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किए, बाकी ये क्वेश्चन आसान था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से है। किससे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। थोड़ी सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बातें कर लेते हैं अपन। देखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। जैसे मान लिया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं अपन, तो आपकी जो वेव है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, एक्स डायरेक्शन में, इधर आपकी वेव है। और आपको बोला है द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो कौन से डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। मान लिया इधर है, जेड डायरेक्शन में आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में। बोलो हाँ ना। अब देखो इसमें से दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए, ये वाला और ये वाला। क्यों, क्योंकि इस ऑप्शन में मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स में, और यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में। तो देखो पहला अब इसका मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए, जो लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है E डिवाइड बाई बी, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको E की वैल्यू दे रखी है कितनी, 60 दे रखी है, आपको B निकालना है, तो B क्या हो जाएगा 60 डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है 3 इंटू 10⁸। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहां से आपका B की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, ये इससे कट जाएगा तो ये आएगा 20, यानी कि 2 इंटू ऊपर जाएगा ये 10⁻⁻7। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, यहां जो ऑप्शन है वो क्या दे रखा है, एम्पलीट्यूड 60 दे रखा है, तो ये तो है नहीं। इसका एम्पलीट्यूड क्या है मैग्नेटिक फील्ड का 2 इंटू 10⁻⁻7। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहां से, फर्स्ट। ये इजी क्वेश्चन था। इस पेपर की अगर अपन बात करें तो इस पेपर में कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो गजब के क्वेश्चन है, जो शायद नीट के अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं देने चाहिए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी आसान है। इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे केवीएल से, केवीएल अप्लाई करेंगे इसमें। देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लिया मैंने, सॉरी इस पॉइंट का पोटेंशियल आपका क्या है VA है। आपको पता होना चाहिए कि अपन ऐसे चल रहे हैं, जब करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो सारी चीजें क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो यहां चलेंगे तो इस पे जो करंट आए, इस पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा उसको लिखते हैं -LdI/dt। आपसे पूछा है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो देखो आपको दे भी रखा है इंक्रीजिंग ए रेट एट ए रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड, यानी कि ये जो वैल्यू दे रखी है ये आपको कितनी दे रखी है भाई 1 दे रखी है, और एल की जो वैल्यू है वो क्या है 1 हेनरी है। फिर अपन चले देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ड्रॉप हुआ तो यहां भी क्या लिख देंगे अपन माइनस, और फिर ये होता है I इंटू आर, आई कितना है 2 है, और रेजिस्टेंस भी कितना है 2 है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा -4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा VB। अब देखो जब ये वैल्यू रखेंगे तो VA ये आपका हो जाएगा 1, और DI/dt की वैल्यू कितनी दे दी आपको 1 दे दी, तो ये भी 1 हो जाएगा, -5 -4, और ये हो जाएगा VB। आप इसको इधर ले जाओ, VA माइनस VB जो है बेटा हो जाएगा आपका 10 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन तो भूंगड़ सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला गया है आपसे कि 2 एम्पियर करंट, 2 डिफरेंट स्मॉल कॉइल है जो कॉपर की है, रेडियस का रेशियो दे रखा है, और आपसे पूछा गया इनका मैग्नेटिक मोमेंट विल बी, मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो पूछा है। तो देखो M जो होता है वो होता है बेटा NIA, ठीक है, और M2 क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा कितना NI2 और A2। अब देखो ये दोनों चीज सेम है, और आपको पता है कोयल का एरिया क्या होता है, एरिया जो होगा वो होगा पाई R स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा पाई से पाई मर जाएगा R1 का स्क्वायर अपॉन
R2 का स्क्वायर, रेशियो दे रखा है 1:2, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/4। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। आपको बोला है कि आपके पास कितने 4 कॉन्वेक्स लेंस है, एक दूसरे के थिन है और एक दूसरे के टच में रखे हुए, जैसे एक ये रहा, ऐसे कितने रखे हुए 4 लेंस है, और इन सबका जो मैग्निफिकेशन पावर है वो m है, और जो पावर है वो p दे रखी है। तो आपसे पूछा है कि इसकी पावर क्या होगी, आपको पता है ये तो 10th लेवल का सी बातें हैं। पावर जो होती है वो क्या होती है, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, ये हो जाएगा आपका P नेट। तो सबकी P है तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा 4P, क्या आ जाएगा 4P। और मैग्निफिकेशन जो होता है उसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं, जैसे अगर ये m है m नेट, तो इसको लिखेंगे m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू m4, तो सारे ही m है तो क्या आंसर आ जाएगा m की पावर 4। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। आपका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा भाई थर्ड ऑप्शन। आसान सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपके एसी से क्वेश्चन है और एलसीआर सर्किट से क्वेश्चन है। आपको देखो सारी चीजें दे रखी है, एक तो पूछा है आपसे करंट और एक पूछी है आपसे फेज एंगल यानी कि फेज डिफरेंस। बात करते हैं रेजिस्टेंस, आपको कितना दे दिया भाई 20 ओम, और एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 25 ओम, और एक्ससी कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो दे रखा है वो दे रखा है भाई 45 ओम। ठीक है, अब करंट निकालने के लिए I बराबर क्या होता है V/Z आएगा, तो Z निकालना पड़ेगा, इसका इंपीडेंस निकालना पड़ेगा। तो देखो V की वैल्यू 220 है, और ये जो फॉर्मूला होता है बेटा ये होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। कोई कैसे भी लिखो, XC माइनस लिख दो क्योंकि होल स्क्वायर है तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। तो देखो ये हो जाएगा 220, और यहाँ R जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 20√2। आसान सी बात है, 400 400 आ जाएगा, तो बाहर क्या निकलेगा 20√2। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे अपन। देखो ये हो जाएगा बेटा, यहां से सोल्व करेंगे 11, तो 11√2, और 1/√2 की वैल्यू एसी में आपको बहुत अच्छे से बताई हुई है कि याद रखनी होती है कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है, जब ऊपर लेके जाएंगे तो 0.707 ऐसे होती है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो करंट तो है वो ये आ जाएगी। लेकिन एक चीज और पूछिए आपसे कि इसका फेज एंगल क्या होगा। फेज एंगल की अगर मैं बात करता हूं तो वो होता है बेटा tan फाई, और tan फाई क्या होता है XL माइनस XC डिवाइड बाई R, या फिर XC माइनस जो बड़ा होता है उसको लिखते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा, देखो सोल्व करेंगे इसको, 45 माइनस 25, तो ये ऊपर हो जाएगा बेटा 20, और नीचे भी कितना है R आएगा 20 आएगा, तो आपका मिल गया tan फाई बराबर कितना मिल गया 1 मिल गया। तो अगर tan फाई अगर 1 है देन फाई कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, सेकंड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी आसान ही क्वेश्चन था। अब देखो क्या बोला है आपसे, सन जो है वो अपने सेंटर के अबाउट रोटेट हो रहा है, और जिसका टाइम पीरियड दे रखा है आपको वो दे रखा है 27 डेज। ठीक है, अब व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इफ द सन, अब बोला गया है कि इसकी रेडियस को क्या कर दो आप डबल कर दो। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है इसमें, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, इसका मतलब है कि इस पे कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि टोटल जो फोर्स है, या फिर ऐसे बोलो कि इसका टॉर्क जो है बेटा वो कितना है 0 है। अगर आपने पढ़ा होगा अगर टॉर्क 0 है तो मोमेंटम कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगता है, और यहाँ टॉर्क 0 है तो अपन लगाएंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो देखो I1 बराबर ओमेगा 1 I1 ओमेगा 1 बराबर हो जाएगा किसके I2 ओमेगा 2 के। अब इसने ये भी बोला है कि सन जो है एक ठोस गोला है और उसकी डेंसिटी क्या है वो यूनिफॉर्म है। अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो अपन मान सकते हैं एक सॉलिड एक ठोस गोला है। ठोस गोले का उसके सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, ये होता है 2/5 mr², ये 1 हो जाएगा। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं बेटा 2 पाई अपॉन T1,
अब बोला गया आपसे कि इसकी रेडियस क्या कर दो, आप डबल कर दो। जैसे ही यहाँ रेडियस डबल करेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 4 2 5 m r1 का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर, और इधर बचेगा बेटा 2 पाई डिवाइड बाई t2। देखो सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा देखो, हाँ t1 की वैल्यू दे रखी है आपको t1, और ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई t2। आपसे पूछा गया है, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी थोड़ी, देखते फिर से देखते हैं। आसान है क्वेश्चन, हार्ड नहीं है। देखो भी छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, लेकिन उन लोगों के लिए एक बात बोल दो कि माजी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, इस पार कम मगर उस पार बहुत है, जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत। हो जाती है भाई छोटी मोटी गलतियां, छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो I1 फिर से करते हैं इसको, I1 ओमेगा 1 बराबर हो जाएगा बेटा I2 ओमेगा 2। अगर ये I है तो ये कितना हो जाएगा 4I, क्योंकि रेडियस को डबल किया है। इसको I मान लेता हूं मैं, और इसको लिख देगा अपन 2 पाई डिवाइड बाई t1 बराबर, और इसको लिखेंगे 4I इंटू 2 पाई डिवाइड बाई t2। I से I मर जाएगा, 2 पाई से 2 पाई मर जाएगा, यहां बचेगा 1 अपॉन t1 बराबर, हाँ उसको मैंने t1 को पहले ऊपर लिख दिया था जल्दबाजी में, 4 अपॉन t2, यही है। और आपको निकालना है बेटा t2, तो आसान हो गया, t2 जो आएगा वो 4 टाइम ऑफ t1, और t1 की वैल्यू कितनी है 27 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइड 54 108 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 108, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये रिलेटिव मोशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी। पहले मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं क्या कहना चाहता है ये, फिर अपन सोल्व करेंगे इसको। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, बोला है कि दो शहर है एक्स और वाई, और उसको एक रोड जोड़ रही है, ऐसे चल रही है, और बोला गया है कि यहां से इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से बसें चल रही है, ऐसे एक फिक्स वेलोसिटी है सबकी इधर v, और कुछ बसें इधर जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, वो भी v से जा रही है, ऐसे, ठीक है। और बोला गया है कि एक सुंदर कन्या है जो बीच में है, स्कूटी लेके जा रही है, इधर जा रही है, और उसकी स्पीड दे रखी है आपको, ये आपकी सुंदर कन्या है, और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखते हैं, देखो ये बोल रहे हैं कि नोटिस दैट ए बस गोज पास्ट हर एवरी 30 मिनट्स इन द डायरेक्शन ऑफ हर मोशन, यानी कि सुंदर कन्या की डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं तो हर 30 मिनट के बाद एक बस गुजर रही है, इधर देखते देखो, एंड एवरी 10 मिनट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, और 10 मिनट में, हर 10 मिनट में अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो इस क्वेश्चन को अपने को रिलेटिव में सोचना पड़ेगा। देखो अगर मैं इसको रेस्ट में मान लू, अगर मैं बात करता हूं इस स्कूटी वाली की रेस्पेक्ट में सारी बातें, तो आपको पता होगा जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो वेलोसिटी ऐड होती है, और उसी डायरेक्शन में चलते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है माइनस होती है। तो अगर मैं इस साइड में अगर इसकी वेलोसिटी करूंगा, इसके रेस्पेक्ट में सोच रहे हैं अपन, रिलेटिव में सोचना पड़ेगा, तो यहां जो वेलोसिटी आएगी उसको लिखेंगे अपन क्या v माइनस 60, ठीक है, ये आ जाएगी वेलोसिटी इस बस की इसके रेस्पेक्ट में। और अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं, अपोजिट डायरेक्शन की बात करूं, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी भाई v, वो आएगी आपकी v, वो आएगी आपकी, एक मिनट, v प्लस 60, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि मान लेते हैं कि इन दोनों बसों के बीच का जो गैप है, इन सब बसों के बीच का जो गैप है वो कितना है d है, कितना है d है। तो अब तो आसान क्वेश्चन हो गया, डिस्टेंस d बराबर क्या हो जाएगा
पहले बात कर लेते हैं इस डायरेक्शन की। ये बोल रहा है कि यहां से प्रत्येक जो बस है वो कितनी मिनट बाद जाती है, 30 मिनट बाद जाती है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में स्पीड आपकी आ जाएगी या वेलोसिटी आपकी आ जाएगी ये, और टाइम आपको दे रखा है 30 मिनट। मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको किसमें, घंटे में। तो यहाँ हो जाएगा 1/2। एक डी तो ये आ गया। और अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करता हूं तो इस डायरेक्शन में डिस्टेंस तो अब भी क्या है, डी है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, v प्लस 60 इंटू टाइम। 10 मिनट्स है, इसको भी आपको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा नीचे 6। दोनों को कंपेयर करो तो होगा v माइनस 60 इंटू 1/2 और ये होगा v प्लस 60 अपॉन 6। ये इससे मर जाएगा 3 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3v माइनस 180 और ये होगा v प्लस 60। यही है। इस v को इधर लाओगे आप तो ये हो जाएगा बेटा 2v और 2v, और इधर जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 240। तो v की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब एक ही ऑप्शन है इसमें, आप सेकंड ऑप्शन चेक करो तो करो वरना मत करो। देखो v की एक ही वैल्यू, और आप टाइम भी निकाल सकते हो। v अगर आपके पास है तो आप टाइम भी निकाल सकते हो। तो दूसरा ऑप्शन, आप दूसरा जो टाइम पूछा है वो आपको खुद को करना है। ऑप्शन आपका यहां से मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है बूस्टर लॉ से है। आसान सी बात है, पहले अपन बूस्टर लॉ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाँ देखो, बूस्टर लॉ होता है अगर इधर एक अनपोलराइज लाइट है, ठीक है, किसी एंगल पे अगर इंसिडेंट होती है, मान लिए बूस्टर एंगल है जिसको मैंने लिख दिया आईपी, तो इसमें ये वाली जो रे होती है ना, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो कंप्लीटली पोलराइज होती है, और जो ट्रांसमिटेड रे होती है यानी कि इस मीडियम में जो जा रही है वो आपकी क्या होती है, पार्शियली यानी कि आंशिक रूप से पोलराइज होती है। ठीक है। अब ऑप्शन चेक करते हैं। अब आपको देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है इसका 1.73, इसको अपन मान लेते हैं कितना, √3। अब आपको ये पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन बूस्टर एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है बेटा 10 आईपी जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, √3 के। तो यहां से आईपी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 60। ठीक है। यानी कि इंसिडेंट जो एंगल है, इंसिडेंट एंगल भी आ जाएगा 60 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी आ जाएगा कितना, 60 डिग्री। अब ऑप्शन मैच करते हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज, यानी कि ये बोल रहा है कि ये वाली लाइट कंप्लीटली क्या है, पोलराइज है, एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज क्लोज टू क्यों, 60 अपने √3 लिए। तो ये ऑप्शन तो ये है इसका। बाकी ये देख लेना गलत है। देखो क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज गलत है, एंगल भी गलत है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो ऑप्शन क्या होगा इसमें। ये आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ये आसान से क्वेश्चन है, इसमें भी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं समझाता हूं क्या बोल रहा है। आपको बोला है कि आपके पास दो स्पेयर है ए और बी, ये ए है और ये आपका है बी, और इन पे चार्ज दो दे रखा है, वो क्यू और क्यू दे रखा है। तो वैक्यूम में है तो अब जो फोर्स लगेगा एफ वो लिख देंगे भाई के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। अब बोला है कि एक तीसरा क्या बोला है, ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्पेयर। ठीक है। क्या बोला है कि एक तीसरा, मान लेता हूं मैं सी है मेरे पास, जो अनचार्ज है यानी कि उसका चार्ज क्या है, 0 है। बोला है पहले आप टच कर दो किससे, ए से, और फिर आप टच करो इसको बी से। तो अब फोर्स क्या लगेगा, देखो जब आप इसको आइडेंटिकल है तो चार्ज जो है वो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस पे अगर चार्ज 0 है, इस पे क्यू है, तो दोनों पे आधा आधा चार्ज आ जाएगा। बोलो हाँ ना। अब ये क्यू/2 इसको इससे टच करवाया तो भी चार्ज क्या होगा, आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। ये क्यू/2, तो टोटल चार्ज क्या हो गया, 3q/2, और उसका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 3q/4। यानी कि इस वाले स्पेयर पे चार्ज आएगा ये। अब आपसे फोर्स पूछा है, आसान क्वेश्चन हो गए कि क्यू की वैल्यू कितनी है भाई, q/2, और ये आ जाएगा आपका 3q/4 और r स्क्वायर 3/8, f आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, फोर्थ ऑप्शन। ये भी आसान ही क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है वो आपका हीट से रिलेटेड है।
इसमें बोला गया है कि V1 जो वॉल्यूम है वो आपको दे रखा है 2 लीटर, और V2 जो वॉल्यूम है वो है 3 लीटर, और प्रेशर दे रखा है आपको P1 और P2। P1 कितना है 1 atm, और जो P2 है वो कितना है 2 atm। ठीक है, अब बोला है कि इनको मिक्स कर दो आप, और मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर जो बनेगा उसका प्रेशर पूछा है आपसे। आसान क्वेश्चन है, इसका भी फॉर्मूला भी इसी है। P जो होगा बेटा वो हो जाएगा आपका, P जो होगा वो आपका हो जाएगा, P जो आएगा वो आएगा भाई P बराबर P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। सारी वैल्यू है आपके पास। P1 कितना है, P1 तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हो जाएगा 2, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6, डिवाइड बाई कितना है वॉल्यूम कितना है 2 और 3, तो ये हो जाएगा आपका 8 डिवाइड बाई 5, 8 डिवाइड बाई 5, तो आंसर आएगा इसका 1.6 atm। यानी कि जो आपका मिश्रण बनेगा, मिक्सचर बनेगा, उसका जो प्रेशर आएगा वो आएगा 1.6। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका केपलर्स लॉ पे है। देखो क्या होता है कि जो टाइम पीरियड होता है वो आर के क्यूब, सॉरी टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आर क्यूब के। अब आपको बोला है कि जो मार्शियन है, मार्शियन ऑर्बिट की जो रेडियस है वो 4 टाइम है किसके, मरकरी के, और आपके मार्शियन जो है उसका टाइम पीरियड कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो आसान से क्वेश्चन है ये, 2 बार इसको लिखना होता है बस। क्या हो जाएगा ये, और देखो इसकी रेडियस, इसको मैं मान रहा हूं फर्स्ट वाला ये मान रहा हूं, तो इसकी अगर नीचे वाले की इसकी रेडियस अगर मैं, सॉरी इसकी रेडियस अगर मैं आर मान लूंगा तो आपका जो मार्शियन है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी, और उसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 64, और आर के क्यूब से आर का क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है, आपसे पूछा है T2, तो देखो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। T2 जो आएगा वो आएगा अंडर रूट, T2 जो आएगा वो आएगा इधर चला जाएगा अंडर रूट, यानी कि 687 डिवाइड बाई 64। जब आप इसको सोल्व करोगे तो T2 देखो क्या आएगा, 687 डिवाइड बाई 8, तो जब आप इसको सोल्व करोगे लगभग 88 आ जाएगा। 88 है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये तो बकवास सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है ये भी, ये आपका ग्रेविटी से है। देखो क्या बोला है कि अर्थ सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F m इंटू जी, और अर्थ सरफेस पे जो जी की वैल्यू होती है वो पुट कर दो, या m अर्थ सरफेस पे जी m मास ऑफ अर्थ, और नीचे आ जाएगी इसकी अर्थ की रेडियस, ये आपको वैल्यू दे रखी है 48। अब क्या बोल रहे हैं कि अर्थ सरफेस से आप इसको ऊपर लेके जाओ, और हाइट जो दे रखी है वो रेडियस की हाइट जो दे रखी है वो 1/3 है, यानी कि ये है, और ये रेडियस r। अब जो नया जो फोर्स लगेगा उसको क्या लिखेंगे, m ऐसा कैसा, ये जी m, और r की जगह क्या आ जाएगा बेटा, r प्लस r/3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये देखो 4, यानी कि ये हो जाएगा 9, ऊपर चला जाएगा 9, और नीचे बचेगा ये, और ऊपर आपका स्मॉल m जी कैपिटल M, यही है, और इसकी वैल्यू अपने पास कितनी है बेटा 48 है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा देखो 9 डिवाइड बाई 16 इंटू 48, तो ये हो जाएगा आपका 16 32 48, यानी कि 27 न्यूटन। यानी कि जब आप अर्थ से 1/3 हाइट यानी कि रेडियस की 1/3 पे जाओगे तो उसका जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा आपका कितना 27 न्यूटन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी से, आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, और आपने उसको इक्वल 8 पार्टों में काट दिए। फिर क्या बोल रहा है
मैड ये बोल रहे हैं कि चार चार को जोड़ा पहले आपने, और फिर चार चार को पैरेलल में जोड़ा, और पैरेलल में जोड़ने के बाद वो जो दो सीटें बनी उसको किस में जोड़ दिया, सीरीज में। तो देखो अगर ये एल लेंथ का रेजिस्टेंस है, अगर मैं इसको इक्वल 8 पार्टों में काटूंगा तो एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस बचेगा बेटा ये बचेगा, ठीक है। अब बोला है कि इन चार चार के सेट बनाए आपने, और इसका रेजिस्टेंस कितना, R/8, इसका भी कितना है R/8, इसका भी कितना है R/8 और R/8, ये सारे के सारे किसमें, पैरेलल में है। तो आपको पता है पैरेलल में एक सीट का जो रेजिस्टेंस आएगा वो ये आ जाएगा। ऐसा ही क्या होगा दूसरी सीट का R/32। अब दोनों को सीरीज में जोड़ा है तो सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा R/16। बोलो हाँ ना, ये क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बकवास सा क्वेश्चन है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पूछा है। क्या बोला है कि एक डायपोल है जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपको दे रखा है ये, और डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है। द डायपोल इज देन रोटेट 60 डिग्री। तो आपसे पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा। देखो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जो आएगी वो उसको लिख देंगे -PE और cos 0 डिग्री, ठीक है। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आ जाएगा -PE, क्या आएगा -PE। अब आप इसको रोटेट कर रहे हो कितने पे, 60 डिग्री पे। जैसे आप 60 डिग्री पे रोटेट करोगे तो फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी -PE और cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी 1/2। तो क्या आएगा बेटा ये आएगा। आपसे पूछा है चेंज कितना होगा, चेंज हमेशा निकालते फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है माइनस PE डिवाइड बाई 2 प्लस PE, तो ये आ जाएगा प्लस का PE। अब आप जब इसको सोल्व करोगे P और इन दोनों के वैल्यू, तो शायद आंसर आ जाएगा 1 जूल। कर ही देता हूं मैं। P की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻⁻6 इंटू ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड 4 × 10⁵। देखो ये हो जाएगा 20, और ये सही है ये 2, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, तो आंसर आएगा इसका, रुको रुको 5 4, आंसर आ जाएगा इसका, हाँ सॉरी नीचे 2 भी तो है, तो 2 से ये डिवाइड कर देंगे यानी कि आंसर आएगा 10। और इसको जब सोल्व करोगे ये और ये पावर इक्वल हो जाएगी तो आंसर आ जाएगा 1 जूल, ठीक है। इसको सोल्व करोगे ये आएगा भी PE डिवाइड बाई 2, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो सर्किट से रिलेटेड है। बोला है कि बैटरी जो है आपकी वो कितने की है 50 वोल्ट की। बैटरी जो है वो कितने वोल्ट की है 50 वोल्ट की है। क्वेश्चन थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा बता देता हूं। ये दे रखा है 1 ओम, ये 2 ओम और ये 3 ओम। सर्किट बना लेते हैं फिर से छोटा सा। ये आपका है 1 ओम और ये है आपका 2 ओम, यहाँ एक पॉइंट है C, और इधर आपका दे रखा है 3 ओम और ये है 4 ओम, और यहाँ एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है आपने कितने की 50 वोल्ट, ठीक है। और आपसे पूछा है कि इस C और D जो ब्रांच है इसमें कितनी करंट जाएगी। देखो अब यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो अपन मान सकते हैं कि दोनों पॉइंट क्या है एक ही है। अगर ये दोनों पॉइंट एक ही है तो 1 ओम और आपका ये 3 ओम दोनों किसमें है पैरेलल में है। ऐसे ये दोनों रेजिस्टेंस भी किसमें है पैरेलल में। जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो ये आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा 3 × 1 और ये 4 यानी कि 3 डिवाइड बाई 4। इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, यानी कि ये जो सोल्व करोगे आप ये रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका कितना 3 डिवाइड बाई 4। ऐसे ये दोनों रेजिस्टेंस भी किसमें होंगे ये भी पैरेलल में होंगे। इनको सोल्व करेंगे तो देखो आ जाएगा 2 × 4 डिवाइड बाई 6 यानी कि 8 डिवाइड बाई 6 यानी कि 4/3। इन दोनों का आंसर आ गया आपका कितना 4/। अब ये दोनों किसमें है सीरीज में है, तो सीरीज में जब अपन सोल्व करेंगे, सीरीज में जब अपन दोनों इसको सोल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा ऐड होगा डायरेक्ट। देखो अब ये दोनों सोल्व करेंगे अपन तो R जो टोटल आएगा, R टोटल जो आएगा वो आएगा आपका 3/4 प्लस 4/3, एलसीएम आ गया 12, ये इससे 3 बार मर जाएगा 9, और ये 4 ये 16 यानी कि ये आ गया
25 डिवाइड बाई 12। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस आ गया। अब अपन इनको निकालने पड़ेगी। करंट ऑन स्लो लगाएंगे, V कितना है 50, और आपका रेजिस्टेंस कितना आया भाई 25 डिवाइड बाई 12, ये इससे मर जाएगा 2 बार, तो आई जो आएगी, टोटल करंट जो आएगी वो आपकी आ जाएगी 24 एम्पियर। ये भी नहीं पूछा है आपसे, आपसे पूछा है कि इस CD में कितनी करंट जाएगा। अब देखो यहां से करंट चलेगी आपकी 24 एम्पियर, और यहाँ रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो 1:3, कितना है 1:3 है। तो आपको पता होना चाहिए जो करंट है वो इसके उल्टे रेशियो में डिवाइड होगी, यानी कि इधर जो करंट जाएगी वो जाएगी कितना 3:1। इधर करंट जाएगी आपकी 3 गुना, और इधर जाएगी 1। या कैसे निकालेंगे देखो, 3 डिवाइड बाई 4 इंटू, ये इससे मर जाएगा कितनी बार, यानी कि इधर जो करंट जाएगी वो बेटा आपकी जाएगी कितनी 18, और इधर जो करंट जाएगी वो जाएगी 6 एम्पियर। ऐसे ही इधर से वापस 24 एम्पियर आ जाएगी। फिर से रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है 1:2 है, तो करंट का क्या हो जाएगा 2:1। अगर 2:1 में डिवाइड करोगे आप, इधर से करंट आ रही है 18, 2:1 में डिवाइड करोगे करंट को, तो बेटा इधर आ जाएगी 16, यानी कि आ कितनी रही थी 18, इधर कितनी जा रही है 16, तो जाहिर सी बात है इस ब्रांच में कितनी करंट जाएगी रे 2 एम्पियर। पल्ले पड़ गई बात, तो आंसर आएगा इसका सेकंड। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका मॉडर्न फिजिक्स से है, आसान सा क्वेश्चन है ये। आपको बोला है फोटोन और इलेक्ट्रॉन हैव द सेम एनर्जी, ये बोला है कि दोनों की एनर्जी बराबर है। एक आपके पास क्या है फोटोन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों की एनर्जी बराबर है। तो देखो पहले फोटोन की बात करते हैं, एनर्जी ये हो जाएगा आपका hc बाई लैम्डा फोटोन। तो यहां से लैम्डा फोटोन क्या पड़ेगा रे hc डिवाइड बाई ई, ये आपकी लैम्डा आ गई किसकी फोटोन की। ऐसे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं अपन। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं तो वो होता है h डिवाइड बाई 2m और E। अब आपसे पूछा गया है लैम्डा फोटोन अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन, दोनों का रेशियो पूछा है। तो देखो S से S मर जाएगा, लैम्डा फोटोन डिवाइड बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन, तो जब आप रखोगे तो ये तो ऊपर चला जाएगा 2m E इंटू C, ये रहा, और नीचे क्या आएगा E। अब आप इस E को भी रूट में ले लो, तो जैसे आप इसको रूट में लोगे तो ये हो जाएगा बेटा 2me डिवाइड बाई E का स्क्वायर इंटू C, एक E से एक E मर जाएगा, और मेरे हिसाब से शायद आंसर आएगा इसका 2m डिवाइड बाई E, यानी कि थर्ड ऑप्शन। ये भी आसान क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका इसी चैप्टर से है, आसान सी बात है। देखो क्या बोला है कि ग्राफ कौन सा सही होगा। फर्स्ट जो ग्राफ है वो दे रखा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी। अब देखो अगर आप लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करते हो, इंटेंसिटी क्या होती है इंसिडेंट नंबर ऑफ फोटोन, अगर उनको इंक्रीज करोगे आप तो रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, और रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज होंगे तो करंट भी इंक्रीज होगी। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके इंटेंसिटी के। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक, ये ग्राफ एक तो ये सही है, दूसरा ये गलत है। यहां बोला गया है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करती। अब इसमें बात करते हैं, देखो ये दो ग्राफ है, इसमें ये सही है। अगर मैं इस ग्राफ को फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फ्रीक्वेंसी को अगर यहां से बनाऊंगा तो इसका मतलब ये है कि किसी भी फ्रीक्वेंसी पे जो आपका मेटल है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, लेकिन आपने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है उसके लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ ये आपका ग्राफ हो जाएगा सही। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, और एक कौन सा ऑप्शन सही है लास्ट ऑप्शन, तो आंसर आएगा इसका बेटा ए, यानी कि थर्ड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका जो क्वेश्चन है वो है थर्मोडायनेमिक्स से। देखो इस क्वेश्चन को समझाता हूं पहले क्या बोला है। आपको बोला है कि दो सिलेंडर है, मान लिया ये ए, ठीक है, और सेम प्रेशर, प्रेशर दोनों का सेम है, ये ए मान लिया मैंने, ये दो सिलेंडर है, दोनों का प्रेशर सेम है, ठीक।
और फिर क्या बोला है, रेडियस दे रखी है, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट, ये बोला है कि दोनों को आप इक्वल अमाउंट ऑफ हीट दो, यानी कि इसको भी बेटा मैंने क्यू हीट दे दी और इसको भी क्या दे दी, क्यू। समझ में आ गई बात। एक अच्छी बात और लिखी हुई है इसमें कि जो इंटरनल एनर्जी दोनों की इंटरनल एनर्जी भी जो है वो सेम है, यानी कि डेल्टा यू दोनों का क्या है, सेम है। और बोला गया है कि जो पहला पिस्टन है ए, वो आपका ऊपर जा रहा है कितना, 16 सेंटीमीटर से। कितना ऊपर जा रहा है, 16 सेंटीमीटर से। और ये वाला कितने से ऊपर जा रहा है, 9 सेंटीमीटर से। तो इसमें आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओगे। क्या होता है, देखो फर्स्ट लॉ, अगर दोनों की एनर्जी सेम है और दोनों की इंटरनल एनर्जी भी सेम है तो दोनों में वर्क डन भी क्या होगा, सेम होगा। यहाँ लिखेंगे डब्ल्यू ए बराबर हो जाएगा किसके, डब्ल्यू बी के। और आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स में जो प्रेशर जो वर्क डन होता है वो P इंटू डेल्टा वी होता है। प्रेशर भी दोनों का सेम है तो P से P मर जाएगा, तो ये आएगा बेटा। अब अब अपने को वॉल्यूम की बात करनी है। वॉल्यूम क्या होता है, दोनों की लेंथ भी इक्वल है, सॉरी लेंथ इक्वल नहीं है, लेंथ दे रखी है, ठीक है। इसको लिखेंगे P इंटू एरिया इंटू लेंथ, यही है। हाँ यही तो निकालना है आपको, RA L1 बराबर क्या करेंगे, P इंटू A2 इंटू L2, ठीक है। यहाँ A1 अपॉन A2 का जो रेशियो आएगा वो आएगा L2 डिवाइड बाई L1, ये है। लेकिन A1 A2 का रेशियो नहीं पूछा है आपसे, पूछा है रेडियस का। तो इसको लिखेंगे बेटा पाई, पाई से पाई मर जाएगा, RA का स्क्वायर अपॉन RB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, L2। L2 कितना है, 9, और ये हो जाएगा आपका L1 कितना है, 16, इसका रूट ले लेंगे तो RA डिवाइड बाई RB जो है वो आएगा भाई 3 डिवाइड बाई 4। भूंगड़ सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, सब कुछ दे रखा है इसने, देखो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इस पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन है, एरर से इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं होता। एरर्स हमेशा जो है वो ऐड होती है, चाहे वो डिवाइड में हो कैसे, जैसे ये फॉर्मूला है, इसकी अगर अपन बात करते हैं तो इसकी जो एरर आएगी वो आ जाएगी भाई, ये कितनी पावर है इसकी 3, इसकी एरर से इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से, प्लस इसकी पावर कितनी है 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 से, और इसकी पावर कितनी है 1। अब जब ऊपर लाओगे तो -1, माइनस में नहीं लेनी है आपको, हमेशा क्या होती है, एरर ऐड होती है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2 इंटू 1, और लास्ट वाले की पावर कितनी है हाफ है। मैं फिर बोल रहा हूं, एरर हमेशा ऐड होती है भाई। 4 इंटू 1/, क्या हो जाएगा देखो, ये हो गया बेटा 3 6 प्लस 2 प्लस 2, तो ये 13% आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, थर्ड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जो ऑर्गन पाइप से है। क्या बोला है कि आपके पास दोनों एंड से खुली हुई एक पाइप है, क्या है, दोनों एंड से खुली हुई एक ओपन पाइप है इस टाइप से। तो आपको पता होना चाहिए यहां जो बनेगा वो बनेगा बेटा वो बनेगा नोड, और यहाँ बनेगा एंटी नोड, और यहाँ क्या बनेगा, नोड। इसके बीच की जो लेंथ होती है वो λ/4, और ये भी कितना होता है λ/4, और ये लेंथ है L। तो क्या लिख देंगे अपन, देखो टोटल L जो है लेंथ इस पाइप की वो हो जाएगी L/2, तो लैम्डा मिल जाएगा भाई अपने को 2L, क्या मिलेगा, 2L। अब अपन बात करते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की। जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको F, उसको लिखेंगे V अपॉन लैम्डा, क्या होता है V अपॉन लैम्डा, और लैम्डा कितना है 2L, ये है। अब क्या बोला है कि आप इस पाइप को आधा पानी में डिप कर दो, डुबो दो, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो फिर से देखते हैं, क्या बोला है कि आप इस पाइप को आधा पानी में डिप कर दो तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा। एक मिनट अभी पानी पी लेते हैं। देखो देखो
जब आप इसको आधा डिप करोगे तो एक तो लेंथ हो जाएगी बेटा L/2। अब ये वाला जो एंड है वो क्लोज हो गया, और आपको पता है यहां बनेगा यहां बनेगा आपका नोड, और यहां बनेगा, सॉरी, यहां बनेगा एंटी नोड। क्या बनेगा? एंटी नोड। या ऐसे मान लो एक नोड बनता है, एक एंटी नोड बनता है, जो भी है। ये वाली लेंथ हो जाएगी आपकी λ/4। क्या हो जाएगी? λ/4। तो फिर से क्या लिखेंगे? L/2। इस बार ये वाली लेंथ यही बची है, भी आधा पानी से डिप कर दिया, तो L/2 जो है वो बनेगा λ/4। ये इससे मर जाएगा, तो फिर से लैम्डा क्या बना? लैम्डा जो बना आपका 2L ही बना। तो फिर से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपकी F ही आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आंसर फिर से क्या हो जाएगा भाई? सेकंड। देखिए आज अपन ने ये 25 क्वेश्चन सोल्व किए, ये पार्ट 1 था। नेक्स्ट सेशन में अपन फिर बचे हुए जो आपके 20 क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी एलबीएस टीम जो है वो लगातार एक सीरीज चला रही है, जिसमें पहले हमने केमिस्ट्री का पेपर सोल्व किया, उसके बाद हमने बायोलॉजी का पेपर सोल्व किया, और लास्ट ये जो अपना सेशन है इसमें अपन ने फिजिक्स सोल्व किए। फिर मैं आपको बता देता हूं कि एलबीएस भादरा जो है वो एक फाउंडेशन बैच लेके आ रही है इस बार नीट का, जो पूरे डेडिकेशन के साथ हमारी टीम लगी हुई है। तो फिर आज इस सभा को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। उबा जी, सर। बंद करो ना, बुलाओ ना सर।